सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम भाषा से संबंधित भाषा की प्रकृति की जो विशेषताएं हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा की प्रकृति की विशेषताएं कहें या उसके लक्षण कहें या उसकी प्रवृत्तियां कहें, यह एक ही प्रकार का है कि भाषा के लक्षण कहे या उसकी प्रवृत्ति कहे या उसकी विशेषताएं कहे। तो भाषा की प्रकृति की क्या विशेषताएं हो सकती है उसके संबंध में अपन उस प्रकरण को लेकर के चर्चा करेंगे। भाषा का जो सहज गुणधर्म है वो ही भाषा की प्रकृति है। भाषा का जो सहज गुणधर्म है वही भाषा की प्रकृति कहा जाता है। सहज और गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि भाषा की प्रकृति क्या है, किसे कहते हैं भाषा की प्रकृति? तो भाषा के सहज गुणधर्म को ही भाषा की प्रकृति कहा जाता है। इसे ही भाषा की विशेषता, लक्षण या प्रवृत्ति कहा जाता है। सहज गुणधर्म है भाषा का, यही उसकी विशेषता कहा जा सकता है या लक्षण कहा जा सकता है, उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति कहा जा सकता है। तो भाषा की प्रकृति की विशेषताओं में शुरुआत करते हैं अपन कि भाषा है वह परंपरागत संपत्ति है। भाषा परंपरागत संपत्ति है, यह इसकी पहली विशेषता है। बालक जन्म लेता है और जन्म से लेकर के ही बोलना प्रारंभ शुरुआत करता है। जन्म से ही बोलने की प्राकृतिक शक्ति को लेकर के आता है। उसके सामने जो प्राकृतिक शक्ति है, जन्म से लेकर के जन्म लेने के बाद में बालक है वह प्राकृतिक शक्ति लेकर के आता है। प्राकृतिक शक्ति जन्म से ही, और उसके अपने माता पिता के संसर्ग में से, उनके संयोग से, उनके साथ में रहने से अपनी मातृभाषा जो है, अपनी मातृभाषा को बोलना प्रारंभ करता है। अपनी मातृभाषा को बोलना सीखता है अपने माता पिता के संसर्ग में रह करके। किसके संसर्ग में? अपने माता पिता के संसर्ग में रह करके वह मातृभाषा बोलता है या सीखने की कोशिश करता है। बालक इसे सीखने में, जब उसको सीखता है तो तर्क और ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है। जब बालक सीखता है किसी भाषा को तो वहाँ पर वह तर्क या उसके ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं करता है। जब उसे बता दिया जाता है, जब बालक को बताया जाता है कि इस वस्तु को हम यह कह सकते हैं, यदि मैं किसी वस्तु को लेकर के यदि बालक को बताया जाए कि यह पेन है, तो वह पेन को जो है वैसा ने वैसा, ज्यों का त्यों बोलना प्रारंभ कर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा की जो प्रकृति है उसकी पहली विशेषता या उसका पहला लक्षण है कि भाषा परंपरागत संपत्ति है। परंपराओं से जो चली आ रही है वह संपत्ति माना गया है। इन्हें बालक जन्म से ही प्राकृतिक शक्ति को लेकर के आता है। अपने माता पिता के संसर्ग में वह अपनी मातृभाषा को सीखता है और बालक इसे सीखने में तर्क और ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है। जब उसे बता दिया जाता है कि यह पेन है तो पेन का प्रयोग जो के त्यों करता है। इसलिए कहा गया कि भाषा है वह पारंपरिक संपत्ति है, परंपरागत संपत्ति है। दूसरी विशेषता की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि भाषा है वह अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भाषा है वह अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। पैतृक नहीं है, वह अर्जित
संपत्ति है। यह दूसरी विशेषता है भाषा की प्रकृति की विशेषता के अंतर्गत कि भाषा परंपरागत है और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। परंपरागत तो है लेकिन वह उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। भाषा हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती है। भाषा जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, उसको अर्जित करना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म से ही सीख करके नहीं आता है, उसको सीखना पड़ता है। इसे अर्जन के स्वरूप अंग्रेजों ने भारतीय भाषा को और भारतीय लोगों ने अंग्रेजी भाषा को सीखा, यह अर्जित किया। परंपरागत नहीं थी लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी को भारतीय ने सीखा और अंग्रेजों ने भारतीय भाषा को सीखा। तो यह भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। दूसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं कि भाषा एक सामाजिक निधि है। भाषा एक सामाजिक निधि है। सामाजिक व्यवहार भाषा का मुख्य उद्देश्य है। हम जो भी सोचते हैं या जो भी चिंतन करते हैं वह भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। सामाजिक व्यवहार भाषा का मुख्य उद्देश्य है। भाषा सामाजिक निधि है। भाषा का जो अर्जन होता है वह समाज के द्वारा ही होता है, समाज में ही होता है। और इसका प्रयोग भी कहाँ होता है? समाज में ही होता है। भाषा का अर्जन भी समाज से होता है, प्रयोग भी समाज से होता है। बच्चा जिस समाज में पलता है या पैदा होता है उसी समाज की वह भाषा सीखता है। भाषा सामाजिक निधि है। जिस समाज के अंदर बच्चा पैदा होता है उस समाज की जो भाषा है वही भाषा सीखता है। उसी समाज की भाषा क्या करता है? बच्चा सीखता है। परिवर्तनशील है। विकास तथा परिवर्तन भाषा का अनिवार्य गुण है। भाषा का विकास भी हो सकता है, उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। यह परिवर्तनशीलता एक प्रकृति है भाषा की। उसका विकास भी संभव है, उसका परिवर्तन भी संभव है। भाषा के विकास के अंदर कुछ बाधाएं आती हैं। भाषा प्रकृति का जब विकास होता है और उस भाषा के विकास के अंदर कुछ बाधाओं की बात करते हैं तो बाधाएं जो है, सबसे बड़ी बाधा भाषा के विकास में कौन सी बाधा सबसे बड़ी आ सकती है? तो भाषा के विकास के अंदर सबसे बड़ी बाधा जो सामने आती है वह है व्याकरण के नियम। व्याकरण के नियम, व्याकरण के जो नियम हैं वह भाषा की सबसे बड़ी बाधा है। प्रत्येक भाषा के अपने अपने नियम हैं और उसके अंदर जो व्याकरणों के नियम हैं वह भाषा के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आते हैं। भाषा का अनुकरण द्वारा अर्जन होता है। भाषा का अनुकरण के द्वारा क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। अनुकरण करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इन मनुष्य किसी का अनुकरण करता है, यह सबसे बड़ा गुण है। और भाषा सीखने में वह इसका प्रयोग सबसे अधिक करता है। भाषा को जब सीखता है तो उसके अंदर सबसे अधिक प्रयोग जो किया जाता है वह किसका किया जाता है? अनुकरण का किया जाता है। शिशु जब बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, बौद्धिक विकास के साथ उसका बौद्धिक जो विकास होता है अपने आसपास की लोगों की ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर ही उन्हीं के समान प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। एक छोटा बालक होता है, शिशु होता है, वह अपने परिवार के अंदर किसी न किसी का अनुकरण करता है। वह अपने आसपास के लोगों की ध्वनियों को सुनता है
और ध्वनियों को सुनने के बाद में उसका अनुकरण करते हुए वह उसको बोलने का प्रयत्न करता है, उनको प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का अनुकरण द्वारा भी अर्जन संभव है। भाषा का परिवर्तनशील स्वरूप, भाषा का कौन सा स्वरूप है? परिवर्तनशील स्वरूप। भाषा का निरंतर विकास होने से उसका स्वरूप बदलता रहता है। भाषा का निरंतर कहीं न कहीं रूप में उसका विकास होता है और विकास होने के साथ साथ में उसमें परिवर्तन भी होता है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। इसके आगे प्रकृति की जो विशेषता है कि स्वरूप बदलता है और उस स्वरूप को बदलने के साथ साथ में भाषा का प्रवाह, भाषा का जो प्रवाह है वह कठिनता से सरलता की ओर होता है। भाषा का जो प्रवाह होता है, ये प्रकृति की अन्य विशेषता का, तो भाषा का प्रभाव हर हमेशा कठिनता से सरलता की ओर होता है। मनुष्य स्वभाव से ही अल्प परिश्रम से अधिक कार्य करना चाहता है। मनुष्य स्वभावतः कम परिश्रम करे और उसका कार्य अधिक दिखाई दे, तो अल्प परिश्रम से अधिक कार्य करना चाहता है। उसी के आधार पर किया गया प्रयत्न भाषा में सरलता का गुण भर देता है। उसी के आधार पर किया गया प्रयत्न भाषा में सरलता का गुण भर देता है, जिसको प्रयत्न लाघव कहा जाता है, जिसको प्रयत्न लाघव कहा जाता है। प्रयत्न लाघव का सिद्धांत, प्रयत्न लाघव सिद्धांत लागू होता है। मनुष्य स्वभावतः अल्प परिश्रम से अधिक कार्य करना चाहता है। इसी आधार पर किया गया प्रयत्न भाषा में सरलता का गुण भर देता है। इसी आधार पर किया गया मनुष्य द्वारा जो प्रयत्न है वह भाषा में सरलता का गुण भर देता है, जो कि प्रयत्न लाघव का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? प्रयत्न लाघव का सिद्धांत। भाषा के प्रवाह की बात करते हैं और उस प्रवाह के अंदर उदाहरण की बात करते हैं। अपन इस भाषा का कठिनता से सरलता की ओर प्रयोग कैसे होता है उसका उदाहरण एक बताए, आपको एक उदाहरण द्वारा बताना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले भाषा का कठिनता से सरलता की ओर कैसे जाती है। यहाँ पर लिखा मैंने डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, उसके बाद में वही आगे बढ़े तो फिर डॉक्टर साहब हो गया, फिर अपन सरलता की ओर आगे बढ़ते हैं तो जल्दबाजी में डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब यहाँ पर हो गए डॉक्टर साहब, और अधिक आगे बढ़ते हैं तो और भी इसके अंदर शब्द आ जाता है डॉक्टर साहब। तो ये भाषा है, भाषा की प्रवृत्ति की विशेषता है। भाषा का प्रभाव कठिनता से सरलता की ओर होता है। अंतिम भाषा प्रकृति की विशेषता है भाषा का विकास चक्र है। भाषा का भी विकास चक्र है। यह संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर तथा वियोगावस्था से पुनः संयोगावस्था की ओर विकसित होती है। यानी भाषा का विकास चक्र, भाषा का विकास चक्र कैसे चलता है, ये प्रकृति की अंतिम विशेषता कि भाषा का विकास चक्र कैसे चलता है। भाषा का विकास चक्र जो चलता है वह संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर तथा वियोगावस्था से पुनः संयोगावस्था की ओर विकसित
होता है। तो ये जो भाषा प्रकृति की विशेषताएं है वह आपने पढ़ी, समझी। थैंक यू, धन्यवाद।